हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब सबसे पहले हमें इस टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑर्डिनरी कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे आयन पे +2 है तो ये 2 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के अपने चार्ज को सेटिस्फाइड कर लेगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू वैलेंसी उनमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है तो उनको हम ऑर्डिनरी या जनरल या कॉमन कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में देखो, अगर ये आयन की जगह कैल्शियम होता ना तो बिल्कुल ऐसा कि ऐसा एक कंपाउंड बनता कि ईच कैल्शियम के पास 2 क्लोराइड आते और 2 क्लोराइड मिलके एक कैल्शियम के चार्ज को सेटिस्फाइड करते। लेकिन अगर हमने यहाँ आयन ले रखा है तो पता क्या होता है कि इसने 2 क्लोराइड से बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसका प्लस चार्ज यहाँ से जो बाहर जा रहा है, जो कवर्ड नहीं हुआ, ये इतना ज्यादा होता है कि इट इज सफिशिएंट इनफ कि और क्लोराइड आयंस को ये अपने साथ क्या कर सकता है, ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है बल्कि अपने पास जोड़ के रख सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनायंस या एक्स्ट्रा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर है वो अगर आके जुड़ते हैं तो वो किस टाइप की बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। पहले क्या था कि उस बॉन्डिंग का नेचर क्लियर नहीं था, तो ये माना जाता था कि ये जो आपस में जुड़े हैं इस बॉन्डिंग का नेचर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का नेचर है, इसीलिए हम इनको क्या कह देते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और क्योंकि जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक के होते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जनरली वो एलिमेंट्स ये वाले कंपाउंड्स बनाते थे, तो हम इनको ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस कह देते थे। अब हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमें ये बॉन्डिंग ही तो समझ में नहीं आ रही थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बॉन्डिंग है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये तब से नोन है जब ये भी नहीं पता था कि एटम इज डिविजिबल। तो जो सबसे पहले इस बॉन्डिंग को समझाने के अटेम्प्ट लिए गए वो किन्होंने लिए थे, वर्नर ने लिए थे। तो हम इसी थ्योरी को क्या कहते हैं, वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। फिर तो जैसे जैसे साइंस की रिसर्च बढ़ती गई तो फिर थ्योरी आई कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद उसमें क्योंकि बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स लिए, उसकी ज्योमेट्री और उसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई वो कौन सी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको हम अभी फाइनल ईयर में या 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम 2nd ईयर में पढ़ते हैं। उसमें क्योंकि कुछ लिमिटेशंस रही तो फाइनल ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम अभी इसी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी क्या रहा, कुछ ऐसी लिमिटेशंस रही, हालांकि ये बहुत अच्छी रही लेकिन फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो कौन सी थ्योरी आई उसके बाद, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाने की कोशिश की कि मेटल और लिगेंड के बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग एक्चुअल क्या है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप एमएससी की क्लासेस में पढ़ते हैं। और इसके बाद आती है यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी। ये जो यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी है इसको अभी हम एमएससी में भी इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ते। हालांकि अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये मेटल का न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ न्यूक्लियस, और ये जो 6 लिगेंड्स हैं इनके न्यूक्लियस, ये सब मिलके एक जॉइंट क्या बना देते हैं, एटम। उसको एटम को हम बोलते हैं यूनाइटेड एटम। और फिर अब जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब मिलके वैसे ही शेल्स बन जाते हैं जैसे एटम के बनते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटम के बाहर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बाहर क्या होते हैं, यूनाइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे हुंस लॉ को फॉलो करते हुए, पाउलीज लॉ, N+L रूल, अफबो रूल, उनको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं।
तो हम इस थ्योरी को अभी यहाँ नहीं पढ़ने वाले, हम इसको नहीं पढ़ने वाले। कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले उसके हम हल्का सा आइडिया लेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था, सिर्फ आपके रिकैप्चर के लिए बता रही हूं, कि जो सेंट्रल मेटल है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर 6 है, ये sp3 और d2 क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसके पास 6 ऑर्बिटल्स बनते हैं वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके से 4 एक प्लेन में, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। और इन खाली ऑर्बिटल्स में, वैकेंट ऑर्बिटल्स में 6 लिगेंड्स आते हैं और क्या करते हैं? अपना फील्ड वाला ऑर्बिटल लेके आते हैं जहां उनका लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर के वाला ऑर्बिटल फील्ड है और ये खाली है मेटल का, और ये इससे क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर टिकी हुई है। उसका बेस पूरा हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरा क्या है? ओवरलैपिंग। तो आप इसमें ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन बार बार वर्ड्स काम में लाते हो। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग हुई और कॉम्प्लेक्स बन गया। और अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, में हम क्या देखते हैं कि ये या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है खाली ऑर्बिटल्स का, या dsp2 करता है, या तो sp3 या dsp2। dsp2 में क्या होगा? एक d का ऑर्बिटल काम में ले लेगा इस तरीके से और एक p का खाली छोड़ देगा। जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें चारों एक प्लेन में 90 डिग्री पे खाली ऑर्बिटल्स रहते हैं मेटल के, और 4 लिगेंड्स अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल लेके आते हैं और क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स के ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। जैसे हम हैंडशेक करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो जाती है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अगर जब टेट्राहेड्रल होता है तो ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो टेट्राहेड्रल ही होते हैं और 4 लिगेंड्स इस तरीके से आते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये फील्ड होते हैं और ये वाले क्या होते हैं? खाली। लेकिन इस थ्योरी से हम ये नहीं समझा सकते कि जब मेटल के पास 6 लिगेंड्स आए, उन्होंने 12 इलेक्ट्रॉन दिए, तो मेटल अब स्टेबल कैसे है? इतना सारा नेगेटिव चार्ज लेकर भी वो स्टेबल क्यों है? और लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के कारण हमें क्या करना पड़ा? CFT पे मूव करना पड़ा। और CFT में आप ध्यान देंगे, मैं कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन वर्ड काम में नहीं लाऊंगी, मैं कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं लाऊंगी। वाई? क्योंकि ये जो वर्नर थ्योरी और BBT CFT है, इनका आपको बेस पता होना चाहिए। वर्नर थ्योरी ने मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना था और इनके बीच में क्या पड़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है? आयनिक। फिर VBT ने मेटल और लिगेंड में क्या कराई? ओवरलैपिंग, उसका खाली और उसका फील्ड। तो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसने क्या कहा कि मेटल लिगेंड में कोवेलेंट बॉन्ड है। CFT ने फिर क्या कहा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड है। तो MOT ने अगेन फिर क्या कहा कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपने देखा अल्टरनेट, पहले आयनिक फिर कोवेलेंट फिर आयनिक फिर कोवेलेंट। और यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी तो कोई बॉन्ड मानती ही नहीं, वो तो क्या करती है? एटम्स के न्यूक्लियस को ही फ्यूज करके और एक नया एटॉमिक न्यूक्लियस बना देती है। तो इस तरीके से हम इन 5 थ्योरी का अगर हमें बेस पता है तो हम कभी भी उन थ्योरीज में इंटरमिक्स नहीं करते, ना हमें कोई कंफ्यूजन होता है। मैं फिर कह रही हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लास्ट मतलब सेकेंड ईयर में आपने पढ़ी वो कोवेलेंट बॉन्ड मानती है। वहां हम बार बार हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, बार बार ओवरलैपिंग बोलते हैं। वर्नर थ्योरी ने आयनिक बॉन्ड माना था, उस समय तो ना ऑर्बिटल का पता था ना इलेक्ट्रॉन का पता था, लेकिन CFT ने इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड माना है। तो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग टर्म काम में नहीं लेंगे।
these are some limitations of valence bond theory. लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हमें पता है तभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जस्टिफाई करेंगे कि हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, ओनली क्वालिटेटिव आइडिया हमें इससे मिलता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे आयन का हमने एक तो क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया होल 6-3 और दूसरा हमने साइनाइड के साथ बना दिया, तो अब इन दोनों में ही 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी क्या है, एक की कम और एक की ज्यादा। तो इस थ्योरी से हमें ये तो पता चलता है कि इसकी कम और इसकी ज्यादा होगी, लेकिन कितनी कम क्वांटिटी वाइज, मतलब क्वांटम हमें पता नहीं चलता। दूसरा, कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, हमें ये पता नहीं चलता कि ये अगर इसमें से एक कंपाउंड का ब्लू कलर है दूसरे का ग्रीन तो वाई, जब उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एक पिंक कलर या एक ग्रीन कलर या एक वायलेट कलर ऐसा क्यों है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को हम इससे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि हम आगे इसी क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, T2G, EG से T2G, तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को इस थ्योरी में कहीं पे भी प्लेस नहीं मिलता। लो स्पिन हाई स्पिन, जैसे कोबाल्ट के ये कॉम्प्लेक्स हैं दो, एक कोबाल्ट का +3 स्टेट में हेक्सामीन है, दूसरा हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें एक लो स्पिन है और एक हाई स्पिन है वाई, जबकि दोनों में ही 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरीके से इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को या उसकी स्पिन कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों है, एक में कम एक में ज्यादा क्यों है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कोई, इसी साल आप पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल हैं, उनमें काइनेटिक स्टेबिलिटी है, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन कराओ नहीं होगा, वो इनर्ट है। लेकिन कुछ ऐसे लेबाइल हैं, डालते ही तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। तो आप 2 टाइप की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे इसी साल, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो इससे हम इस थ्योरी से वीबीटी की हेल्प से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो एक बार वो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर चला गया, पेयर अप हो गया तो पेयर अप है, और अगर बाहर है अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड है। लेकिन टेम्परेचर के साथ उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि रिलेटिव स्ट्रक्चर्स की, अब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में दोनों में ही 4 बॉन्ड हैं, लेकिन एक कम स्टेबल है एक ज्यादा, तो उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है वाई, और इसको ये बता भी नहीं सकती ये थ्योरी कि भाई इस थ्योरी में आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लिया कि ये स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है टेट्राहेड्रल भी, उसके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन वो क्या बना रहा है, एक्चुअल क्या बना है, ये इस थ्योरी से पता नहीं चलता। वो तो हम उसका क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पहले प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हम उसका फाइंड आउट करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, फिर हम उल्टा प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका मतलब इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, और इसमें 2 आए हैं तो इसका मतलब इसका ये, यानी कि रिट्रो चलते हैं। लेकिन इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये इसकी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ना सिर्फ ये पॉइंट लिखने हैं बल्कि इनके साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद करने। CFT में पहला कॉन्सेप्ट, फोरमोस्ट कॉन्सेप्ट जो आप सबके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेटल और लिगेंड के बीच में ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। होता क्या है कि मेटल के चारों तरफ, जैसे ये एक मेटल है, अब इसके चारों तरफ या तो 6 या फिर 4 लिगेंड्स आएंगे। ये 6 लिगेंड्स के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनका है, ये सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके मेटल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, 3 डायमेंशनल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा।
क्योंकि इन सबके पास क्या है, नेगेटिव के दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब चारों तरफ से नेगेटिवली चार्ज आ गया और बीच में मेटल या तो न्यूट्रल भी हो सकता है या वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इस पूरे फील्ड और इस मेटल के बीच में बताओ अट्रैक्शन होगा या नहीं, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पे हम एक लिगेंड ना दिखा के हमें चाहिए कि हम ये दिखाएं कि मेटल और 6 लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यानी कि आयनिक बॉन्ड है। तो अब अगर ये ऑक्टाहेड्रली आए हैं 6 लिगेंड्स, तो ये जो फील्ड डेवलप होगा इसकी शेप भी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। और अगर ये टेट्राहेड्रली आए हैं तो इसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रली। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये मेटल और इसके चार तरफ क्या आ गए, टेट्राहेड्रल लिगेंड। तो इनके माइनस माइनस मिलके चारों तरफ क्या करेंगे, एक टेट्राहेड्रल शेप में एक फील्ड बना देंगे जो कि माइनस का नेगेटिव चार्ज होगा और बीच में मेटल प्लस चार्ज होगा, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड या मेटल लिगेंड बॉन्ड। और ये कैसा है, आयनिक इन नेचर है। नेक्स्ट, अब इसमें होता क्या है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं कॉम्प्लेक्स की, इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, फिर क्यूब में ये ऑर्बिटल्स की शेप कहाँ है, ये कहाँ, इनकी पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये देखो, ये एक क्या लिया मैंने, क्यूब। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। क्यूब में मैंने आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखाने के लिए, अब आपने हमेशा फिक्स करना है कि आप एक्स वाई जेड कहाँ कंसीडर करेंगे। एक्स आपने क्या करना है, हमेशा इस तरीके से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स कंसीडर करेंगे, और ऐसे जो बोर्ड के आगे और पीछे जाएगी इसको आप कौन सी लाइन मानेंगे, वाई, और जो अप डाउन होगी इसको आप कौन सा एक्सिस मानेंगे, जेड। तो अब आपको जेड एक्सिस की लोकेशन और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की लोकेशन पता चल गई। साथ में आपने जो ऑब्जर्व करना है वो क्या ऑब्जर्व करना है, मैंने ये क्यों मॉडल बनाया है कि ये तीनों की तीनों एक्सिस क्यूब के प्लेन के सेंटर से जा रही हैं। आप ये देखो, ये सेंटर से जा रही है, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, साइड वाली भी सेंटर में से पास हो रही हैं। ओके, तो ये बात आपको हर तरफ से ध्यान रखनी है कि ये जो क्यूब में एक्सिस हैं, एक्सिस की पोजीशन कहाँ है, फेस का सेंटर, और ऐसे एक्स, ऐसे वाई और इस तरीके से जेड। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारा DXY ऑर्बिटल कहाँ होगा। अब ध्यान दो कि आपने जब ये इस तरीके से ले रखा है, ये वाली एक्सिस एक्स है जो कि सेंटर से जा रही है, तो अब आप ये बताओ कि DXY कहाँ होने वाला है, DXY, मैं अब एक्सिस हटा के इसको DXY बना रही हूँ, ये मेरा DXY बन गया, क्योंकि अब ये देखो कहाँ से आ गया, किस तरफ इसकी पोजीशन हो गई, ये इस तरफ हो गई, इस एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर पे, और इस वाले एज के सेंटर पे, इस वाले एज के सेंटर पे। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो D और DXY हमारा ऑर्बिटल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ऐसे मानी थी हमने, वाई एक्सिस प्लेन के आगे पीछे मानी थी, तो अब ये एज का सेंटर, पहले एज, इस एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर, इस एज के, यानी कि ये चार एजेस के सेंटर को कट करता है, उसके बीच में इंटरसेक्ट करता है। DZX कहाँ होगा, देखो जेड आपकी ये वाली एक्सिस थी, एक्स आपकी ये वाली एक्सिस थी, तो अब इसमें आप ध्यान दो कि आपने ये लिया जेड, ऊपर की तरफ जेड है, ये ऊपर जेड है, और एक्स कहाँ था, ऐसे था, तो जेड एक्स कहाँ होगा बताओ, इस वाली और इस वाली के बीच में। तो अब मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह से देखो, इसने एज के सेंटर को इंटरसेक्ट किया, इसने भी एज के सेंटर को इंटरसेक्ट किया, इस नीचे वाली ने भी क्या किया, एज के सेंटर को, और इधर से भी एज का सेंटर जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो हमने DZX को अगर ड्रॉ करना था
तो मैंने क्या किया, जेड और एक्स के बीच में इस तरीके से इन चारों एजेस को क्रॉस किया, तो ये मेरा डी जेड एक्स ऑर्बिटल बन गया। डी वाई जेड कहाँ होगा, क्योंकि वाई आपका ऐसे था बाहर और पीछे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में ये आपका जेड है और ये वाई बाहर की तरफ है, तो वाई और जेड के बीच में ये वाला ये और ये क्रॉस हो गए, तो ये आपके 3 ऑर्बिटल बन गए। अब आपने देखना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ होगा, वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। अलोंग द एक्सिस मतलब जहां एक्सिस जा रही है, ये एक्सिस के बिल्कुल, अगर ये एक्सिस है तो यहीं पे ही ऑर्बिटल होगा, तो ये एक्स हो गया। और अगर मुझे यहाँ वाई बनाना है तो मैं वाई कैसे बनाऊंगी, इसमें वाई मेरा बनेगा ऐसे आगे और पीछे की तरफ, थोड़ा सा मतलब बैक साइड पे। और ये हमेशा क्या करेंगे, क्योंकि अलोंग द एक्सिस है तो प्लेन के सेंटर से निकलेंगे, ये प्लेन के सेंटर पे ही आएगा, तो ये हमने प्लेन के सेंटर से इसको दिखा दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर कहाँ होगा, ये हमारा कौन सी एक्सिस थी, जेड, तो जेड एक्सिस के ऊपर एक लोब होता है और ये जेड एक्सिस पे, और एक्स वाई प्लेन में क्या होती है, एक रिंग होती है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर। अब आपने साथ में समझना है कि ऑक्टाहेड्रल शेप अगर हमें बनानी हो तो वो क्यूब में कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसमें आप 4 एक प्लेन में देख रहे हैं, ये 4 कॉर्नर्स एक प्लेन पे है, माना इन चारों कॉर्नर्स पे एक एक लिगेंड है, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, इसको हम ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं। देखो 1 2 3 4 सरफेस इधर से है और 4 सरफेस ही नीचे से है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी पोजीशन क्यूब में कहाँ होती है, हमने ये पढ़ना है कि क्यूब में ये कॉर्नर पे आता है या फेस के सेंटर पे आता है। तो ध्यान दो कि ये हमारा क्यूब था, क्यूब में हम क्या देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए वो फेस के सेंटर पे आता है, यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, 4th यहां से, 5th यहां से, 6th यहां से, फिर ये चारों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, चारों एक प्लेन बना देंगे। फिर इन चारों प्लेन से ऊपर की तरफ आप यहाँ सेंटर पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा, और चारों से नीचे की तरफ लाओगे तो एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि क्यूब में जो लिगेंड्स की पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, फेस के सेंटर पे। तो ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया और ये फेस का सेंटर, ये दूसरा फेस का सेंटर, ये पीछे वाली फेस का सेंटर, ये आगे वाली का, ये नीचे का, ये ऊपर का, और इन चारों को मैंने अगर ज्वाइंट कर दिया आपस में तो कौन सी शेप बन रही है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब टेट्राहेड्रल की बात करें तो हम क्या देखते हैं, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल इस तरीके का होता है। मीथेन के केस में तो हम कहते हैं 3 नीचे है, एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक कार्बन सेंटर में है, लेकिन एक्चुअल वो आप देखो इसी को मैं दूसरी तरीके से कैसे देख सकती हूँ, मैं इस तरीके से भी देख सकती हूँ। शेप वही है कि ये 2 इस तरीके से ऊपर है, मतलब, और नीचे वाले इस तरीके, इन दोनों में, ये दोनों के बीच की जो ज्वाइनिंग लाइन है और इन दोनों के जो बीच की ज्वाइनिंग लाइन है, ये दोनों 90 डिग्री पे है। ये देखो, ये इस तरीके से है तो ये बिल्कुल इस तरीके से है। और अगर मुझे इसको क्यूब में दिखाना है तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगी, क्यूब में 2 अगर यहाँ पे 2 लिगेंड अगर इन 2 अल्टरनेट कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं तो 2 इन 2 को नहीं करेंगे अब, क्योंकि ऊपर ये था, तो 2 इन नीचे वाले दूसरे अल्टरनेट कॉर्नर्स को टच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक और टेट्राहेड्रल बनाया है आपको समझाने के लिए। इसमें अगर ये 2 इस तरीके से हैं तो ये दोनों क्या हैं, इस तरीके से। अब मैं इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करती हूँ तो पहले आप ऊपर वाले को देखो, ये ऊपर वाला इन दोनों के बीच में इस तरीके से जा रहा है, एक इधर से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है। ओके, अब इसी को मैं और नीचे लेके गई तो ये देखो, नीचे वाला एक इधर से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है, तो इस तरीके से ये अल्टरनेट कॉर्नर्स को टच करते हैं।
को ब्रीफ में आपको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड फेस के सेंटर पे आते हैं, 6 फेस के सेंटर पे, और टेट्राहेड्रल में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आते हैं। 8 कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर पे अल्टरनेट कॉर्नर पे आते हैं। जबकि DXY, DYZ, DZX की बात कर रहे हैं हम, किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। तो देखो DXY एज के सेंटर पे थे, सारी एज के सेंटर पे थे DXY, YZ, ZX इस तरीके से, और लिगेंड यहाँ है। तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है? आप देखो ज्यादा, और जो DX2 Y2 था वो तो सेंटर में ही था, DZ2 भी सेंटर में ही। तो इसका मतलब अगर इस वाले ऑर्बिटल में जो यहां से ऑर्बिटल आ रहा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको सामने से आने वाले लिगेंड का रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रहता है तो उसको सामने से आने वाले लिगेंड का रिपल्शन कम मिलता है। तो अब हम स्प्लिटिंग देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में कि जब इसके पास डी मतलब मेटल के पास कोई भी डी और ये कोई लिगेंड नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो उस समय इसके 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? इक्वल। लेकिन जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि 6 लिगेंड्स से बना हुआ है इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं? 3 ऑर्बिटल्स DXY, DYZ, DZX लिगेंड से दूर होते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और DX2, Y2 और DZ2 लिगेंड को आमने सामने फेस करते हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स सेम। आप यहां ध्यान दो कि अगर हर ऑर्बिटल की एनर्जी 10 थी पहले, टोटल 50 थी, तो अब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि इनकी हो जाती है 8, 8, 8, तो कितना हो गया? 24, और इनकी हो जाती है 13 और 13, 26, तो टोटल मिला के 50 ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। और ये जो एनर्जी गैप है, इन दोनों का एनर्जी गैप, दैट इज कॉल्ड डेल्टा O। और इन तीनों ऑर्बिटल्स को, क्योंकि ये 3 एक जैसे हैं, इनको हम ट्रिपली डिजेनरेट कहते हैं, T2G से डिनोट करते हैं। ये 2 एक जैसे हैं, इनको हम डबली डिजेनरेट कहते हैं। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल भी, तो टेट्राहेड्रल भी क्या देखते हैं? अल्टरनेट, 8 में से 4 कॉर्नर्स पे लिगेंड आता है। तो अब जो ऑर्बिटल यहां था फेस के सेंटर पे, उसकी डिस्टेंस और जो एज के सेंटर पे है उसकी डिस्टेंस को हम कंपेयर करते हैं। ये ध्यान दो, लिगेंड यहां पे है, एक ऑर्बिटल यहां है, और एक ऑर्बिटल, सॉरी, लिगेंड यहां पे है, एक ऑर्बिटल यहां है, एक ऑर्बिटल यहां। तो इससे इसकी दूरी कम है या इसकी दूरी कम है? नेचुरली इसकी दूरी कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको लिगेंड का ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, और अगर इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको लिगेंड का क्या मिलने वाला है? कम। यहाँ आमने सामने की टक्कर किसी की भी नहीं है। इसमें तो क्या था? 2 की आमने सामने की टक्कर थी और 3 क्या थे? दूर। जबकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 जो है वो पास है और जो 2 है वो दूर है, आमने सामने कोई भी नहीं है। तो यहाँ हमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि यहाँ ये हेड टू हेड फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ हेड टू हेड कोई भी फेस नहीं करता। और ये 2 एक जैसे हैं तो हम इनको EG कह सकते थे, पर क्योंकि ये टेट्राहेड्रल में है तो हम ऑक्टाहेड्रल में अगर हमने G लगाया था तो हम इनको अलग करने के लिए कि भाई ये टेट्राहेड्रल वाले 2 एक जैसे हैं, हम खाली E लिख देते हैं, और इसको ये 3 एक जैसे हैं लेकिन टेट्राहेड्रल वाले हैं तो हम इनको T2 लिख देते हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या लिखते थे? T2G। और इस तरीके से जो इनका एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड डेल्टा T। ये स्प्लिटिंग, क्योंकि ये जब मेटल को ऑक्टाहेड्रली सराउंड किया था लिगेंड्स ने और एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाया था, तो उस फील्ड की प्रेजेंस के कारण मेटल के ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो रही है, एनर्जी सेम से डिफरेंट हो रही है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर ये डेल्टा मतलब ऑक्टाहेड्रल में है तो हम इसको डेल्टा O कह देते हैं, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में है तो हम इसे क्या कह देते हैं? टेट्राहेड्रल। क्योंकि लिगेंड 2 तरह के यहाँ हम पढ़ रहे हैं, एक जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना रहे हैं, दूसरा जो टेट्राहेड्रल फील्ड बना रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल में जो गैप होता है वो कम होता है थोड़ा सा, और डेल्टा O में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है। और इस डायग्राम में आपने एनर्जी लाइन जरूर बनानी है। अगर आप एनर्जी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। और
और अगर इसके इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन माय कमेंट बॉक्स एंड यू कैन watch this video on my YouTube channel also named Dr. Beena Ki Science. Thank you.